एआईसीसी जनरल सेक्रेटरी और उत्तर प्रदेश इंचार्ज प्रियंका गांधी जुमे को सहरोजा दौरे पर लखनऊ पहुंची। लखनऊ एयरपोर्ट पर प्रियंका गांधी का शानदार इस्तकबाल किया गया। एयरपोर्ट पर सैकड़ों की तादाद में कांग्रेसी लीडर और कारकुनान मौजूद थे। लखनऊ क़याम के दौरान प्रियंका गांधी पार्टी हेडक्वार्टर पर रियासती एग्जीक्यूटिव ओहदेदारों और जिला सिटी सुदूर के साथ मीटिंग की। प्रियंका ने लखनऊ में योगी हुकूमत पर लोकल बॉडीज इलेक्शन में मुबैना धांधली और रियासत में खवातीन के साथ हो रही नाइंसाफी के खिलाफ पार्टी कारकुनों के साथ धरना भी दिया। प्रियंका गांधी असेंबली इलेक्शन की तैयारियों को लेकर पार्टी लीडरों से खुसूसी गुफ्तगू कर रही हैं। कि उत्तर प्रदेश में अब विकासवाद है, तो मैं पूछना चाहती हूं कि ये कैसा विकासवाद है कि जब कोरोना की दूसरी लहर चल रही थी तब तो आपने पंचायत के चुनाव करवाए। उस समय कितने लोग कोरोना से संक्रमित हुए, कैसी व्यवस्था थी आपकी, कितने अध्यापक कोरोना से कितनों की मृत्यु हुई, लेकिन आपने पंचायत के चुनाव कराए क्योंकि आपने सोचा कि चुनाव का परिणाम आपके पक्ष में आएगा। आपके पक्ष में उस तरह आपके इच्छा अनुसार नहीं आया। तो अब जब जिला पंचायत के अध्यक्षों और ब्लॉक प्रमुखों का चुनाव है तो आपने हिंसा फैला दी। आपका प्रशासन, आपकी पुलिस उम्मीदवारों का अपहरण कर रही है। उम्मीदवार नामांकन पत्र भरने जा रहा है, आप उसको उठा के ले जा रहे हैं। नामांकन पत्र फाड़े जा रहे हैं। जो महिला उम्मीदवार हैं उनको मारा पीटा जा रहा है, उनके वस्त्र खींचे जा रहे हैं। कि लोकतंत्र पर वार हो रहा है, संविधान को नष्ट करने की पूरी कोशिश हो रही है और सरकार खुद कोशिश कर रही है और उनके पीछे मोदी जी का हाथ है, जो आकर यहाँ पे उनकी प्रशंसा कर रहे हैं, उन्हें बधाई दे रहे हैं पंचायत चुनाव के लिए, जबकि पंचायत चुनाव में पूरी तरह से हिंसा इन्होंने फैलाई है। यूपी में जहरीली शराब से होने वाली अमवात पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपनी सख्त तशवीश का इजहार किया है। हाईकोर्ट ने जहरीली शराब के कारोबार में मुलविस खातून की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। गुज़िश्ता दिनों इलाहाबाद के फूलपुर कस्बे में जहरीली शराब पीने से मुतादिद अफराद की मौत हो गई थी। जहरीली शराब का कारोबार करने वाली संगीता जायसवाल की जमानत अर्जी को खारिज करते हुए जस्टिस सौरभ श्याम शमशेरी की बेंच ने रियासत में जहरीली शराब के बढ़ते कारोबार और इससे होने वाली अमवात पर अपनी सख्त नाराजगी का इजहार किया है। अदालत का कहना था कि जहरीली शराब का कारोबार न सिर्फ गैर कानूनी है बल्कि इससे समाज में यतीमों और बेवाओं की तादाद में इजाफा भी हो रहा है। अदालत ने यह भी कहा कि अगर वक्त रहते जहरीली शराब के कारोबार पर रोक नहीं लगाई गई तो सूरत हाल इंतहाई खतरनाक हो जाएगी। प्रयागराज के फूलपुर के अमिलिया गांव में जहरीली शराब से हुई 6 मौतों और दर्जनों लोगों के बीमार होने पर संगीता जायसवाल के खिलाफ आबकारी निरीक्षक द्वारा एफआईआर दर्ज कराई गई थी, जिसकी जमानत की सुनवाई करते हुए माननीय न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी ने बहुत तल्ख टिप्पणी करते हुए जमानत प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि इस तरह का अपराध न ही समाज विरोधी है बल्कि ये विधवाओं और अनाथों को जन्म देने वाला है। इस तरह के अपराध पर अंकुश लगना चाहिए, वरना समाज की स्थिति बहुत भयावह हो जाएगी। कानपुर में ईद उल जुहा की नमाज ईदगाह में नहीं होगी। शहर काजी और ईदगाह इंतजामिया की मीटिंग के बाद यह फैसला लिया गया। हालांकि इससे कबल इंतजामिया और शहर काजी के दरमियान हुई मीटिंग में यह फैसला किया गया था कि ईद की नमाज ईदगाह में ही अदा की जाएगी। ईदगाह इंतजामिया ने फैसला लिया है कि लाखों की तादाद को काबू में करना मुश्किल होगा, जिसके चलते यह फैसला लिया गया है। ईद उल अजहा की ईदगाह में नमाज से मुतालिक जिला इंतजामिया के क्या अहकामात हैं, इससे मुतालिक कानपुर पुलिस कमिश्नर से बात की हमारे नुमाइंदे ने। कानपुर में ईद उल अजहा की नमाज को लेकर एक कंफ्यूजन शुरू हुआ, जिसके बाद शहर काजी ने अपना बयान दिया और कहा कि ईदगाह की नमाज ईदगाह में नहीं होगी क्योंकि लाखों लोगों की तादाद को संभालना मुश्किल होगा और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो पाएगा। हमारे साथ पुलिस कमिश्नर साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर, जिस तरह से कंफ्यूजन पहले पैदा हुआ था, पुलिस ने शहर काजी ने साफ किया है,
आपका इस पर क्या कहना है और क्या आदेश है? जो कोविड की स्थिति है उसके तहत शासन द्वारा कुछ नियम निर्धारित किए गए हैं। वर्तमान नियम यह है कि किसी भी धार्मिक स्थल पर 50 से अधिक लोगों का आयोजन न किया जाए। अब इसमें हम समझ सकते हैं कि अगर ईदगाह में नमाज का आयोजन किया जाएगा ईद उल अजहा पे, तो केवल 50 लोग तो आएंगे नहीं, बहुत ज्यादा लोग आ जाएंगे, जो कि नियंत्रित करना असंभव होगा। इसलिए कोविड के नियमों के कारण मेरा अनुरोध है कि सभी लोग अपने मोहल्ले की मस्जिदों में नमाज अदा करें, जैसे कि हमने ईद उल फित्र के समय अनुरोध किया था। सबने इसके अनुसार काम भी किया। इस समय 50 लोगों का रिस्ट्रिक्शन है, सो क्रमवार या शिफ्टवार हमें इस प्रकार नमाज आयोजित करनी पड़ेगी, जो पहले भी होती रही है और बड़े सफलतापूर्वक हुई। तो ईद उल अजहा बिल्कुल पास ही है और इसी के मुताबिक अनुरोध है कि सभी लोग नमाज पढ़ें। सर, एक चीज और कि ईदगाह की बात की जाए तो ईदगाह में कितने लोग नमाज अदा करेंगे, इसका कुछ तय हुआ है? जी, ईदगाह पे अगर नमाज की कॉल दी जाती है, आयोजन होता है, तो आप समझ सकते हैं कि 50 लोगों पे इसको रिस्ट्रिक्शन या रोक पाना असंभव होगा। तो इसलिए सभी से ये बातचीत हुई है, अनुरोध ही सबने इसको सहज स्वीकार भी किया है कि केवल मोहल्ले की मस्जिदों में ही नमाज होगी और 50 के प्रतिबंध के अंतर्गत ही होगी। जिस तरह से आपने देखा, कमिश्नर साहब का साफ तौर से कहना है कि ईदगाह की नमाज, ईदगाह से कानपुर की बात की जाए तो कानपुर में तकरीबन बकरीद में 1.5 लाख लोग इकट्ठा होते थे नमाज में, वो संभव नहीं है कि वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा सके। कानपुर से संदीप सरकार ने एग्जीक्यूटिव। उत्तर प्रदेश अक़लियती कमीशन के चेयरमैन अशफाक सैफी आज अलीगढ़ पहुंचे, जहां इनका समाजी तंजीमों के नुमाइंदगान ने इस्तकबाल किया। इस मौके पर न्यूज़ 18 उर्दू से बात करते हुए अशफाक सैफी ने वाज़े तौर पर कहा कि उत्तर प्रदेश में मदारिस में की जा रही बदउनवानी अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का ख्वाब है कि मुसलमानों के एक हाथ में कुरान हो, दूसरे में साइंस, इसलिए जरूरी है कि मदारिस की जदीदकारी की जाए। उन्होंने कहा कि हुकूमत अक़लियतों के लिए स्कीमें चला रही है, इनका फायदा जरूरतमंदों तक पहुंचे, यही हमारी कोशिश होगी। अशफाक सैफी से बात की हमारे नुमाइंदे मोहम्मद कामरान ने। उत्तर प्रदेश अक़लियती कमीशन के नौमुंतखब चेयरमैन अशफाक सैफी साहब आज अलीगढ़ में हैं, हम उनसे बात करेंगे। अशफाक सैफी साहब, किस तरह की आपकी तैयारियां हैं, ख़ासतौर से अक़लियती कमीशन को लेकर? काफ़ी दिन के बाद ये पद भरा गया है, क्या क्या आपके जहन में है? देखिए, केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार द्वारा अल्पसंख्यक समाज के कल्याण के लिए जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, वह योजना उन तक पहुँचे, ये अल्पसंख्यक आयोग इसमें काम कर रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो नारा था, एक हाथ में कुरान दूसरे हाथ में कंप्यूटर, माने दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम की बहुत आवश्यकता है। कुरान पढ़कर इंसान एक अच्छा इंसान तो बन सकता है, पर डॉक्टर, इंजीनियर और वकील बनने के लिए उसको हिंदी, इंग्लिश, गणित भी पढ़ना पड़ेगा। तो मदरसों के अंदर आधुनिकीकरण हो, इसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे और हिंदी, इंग्लिश, गणित भी पढ़ाई जाए। आपका एक बयान मेरठ में आपका आया है सामने, जिसमें आपने ये कहा है कि कुरान पढ़ के कोई IAS और IPS नहीं बन सकता। उसकी काफ़ी मजम्मत हो रही है। लोगों का कहना यह है कि उनको पहले पढ़ना चाहिए, क्योंकि ऐसे बहुत से नाम हैं जो उन्होंने मदरसे से पढ़ाई करी और वो IAS और IPS बने। नहीं, मैंने फिर वही अभी भी जो बात कही है, मैंने वही बात कही है कि कुरान पढ़कर एक अच्छा इंसान तो बन सकता है, पर हिंदी, इंग्लिश, गणित, विज्ञान अगर जब तक व्यक्ति नहीं पढ़ेगा तब तक IAS, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर नहीं बन सकता है। मैं अभी अपनी बात कह रहा हूँ। कुरान एक हमारी दीनी तालीम है और उसको हर व्यक्ति को लेना चाहिए, मैं उससे सहमत हूँ। मैं कुरान की शिक्षा के उत्तर प्रदेश के अंदर 2022 का इलेक्शन है, मुसलमानों के बहुत से मसाइल हैं, देखा जा रहा है माइनॉरिटी के ताल्लुक से बहुत पिछड़े हुए हैं। तो किस तरह की कोशिश रहेगी आपकी मुसलमानों के उत्थान के लिए, ताकि सरकार का एक अच्छी छवि उनके सामने जा सके? देखिए, अल्पसंख्यक समाज में शिक्षा की बहुत कमी है। उसी शिक्षा को आगे बढ़ाए जाने के लिए हम लोग, हमारा जो आयोग है और हम सब लोग काम कर रहे हैं। मदरसों के अंदर जिस प्रकार से घोटाले और भ्रष्टाचार हो रहा है, उसको रोकने के लिए हमने एक समिति बनाई है कि एक्चुअल में जो इसका बिल्कुल जो पढ़ने वाला बच्चा है, उसको वहाँ पर स्कॉलरशिप उस तक पहुँचे,
लोग क्या कर रहे हैं, बच्चों को ज़्यादा दिखाकर, फर्जी बच्चे दिखाकर स्कॉलरशिप हड़पने का या उसको घपला करने का, घोटाला करने का काम कर रहे हैं। उस पर हम लोग किसी भी कीमत पर ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये सरकार जो पैसा दे रही है स्कॉलरशिप के नाम पर, वो उस गरीब, जरूरतमंद और अंतिम व्यक्ति के शिक्षा के लिए दे रही है, ना कि जो चंद लोग इसको घोटाला कर रहे हैं उनके लिए नहीं है। वो उसके लिए हम लोग उस मदरसे की मान्यता रद्द करेंगे और वहाँ पर उनके खिलाफ एफआईआर भी कराएंगे। बिल्कुल साफ तौर पे अशफाक सैफी साहब ने कह दिया है कि मदारिस के अंदर जिस तरह की बदगुमानियाँ चल रही हैं उन्हें अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरकार की मंशा है कि मुसलमानों का उत्थान हो, मदरसों का उत्थान हो, मदरसे मॉडर्नाइजेशन हो, मगर जिस तरह के मदारिस के अंदर हालात हैं उन्हें अब बदलना होगा। अलीगढ़ से न्यूज़ 18 उर्दू के लिए मोहम्मद कामरान। तंजीम तहफ़्फ़ुज़ मदारिस हिंद के कौमी सदर मौलाना सैयद अहमद हुसैन मज़ाहरी ने ईद उल अज़हा के ताल्लुक से सूबाई हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो जानवरों के आमदोरफ्त और इनके खरीदो फरोख्त के सिलसिले में पेश आने वाली दुश्वारियों को दूर करे। उन्होंने कहा कि योगी हुकूमत जिस तरह कांवड़ यात्रा पर सॉफ्ट कॉर्नर इख्तियार किए हुए है, इसी तरह ईद उल अज़हा की नमाज पर भी रुख इख्तियार करे। उन्होंने अपील की कि मसाजिद के हिसाब से लोगों को नमाज ईद उल अज़हा पढ़ने की इजाजत दी जानी चाहिए ताकि मुल्क की गंगा जमनी तहजीब को फरोग मिल सके। तंजीम तहफ़्फ़ुज़ मदारिस हिंद के सदर होने की हैसियत से मैं ये हुकूमत से मुतालबा करना चाहता हूँ कि इस मौके पर जो जानवर वगैरह की ख़रीद फरोख्त हो रही है हमारे यहाँ ईद उल अज़हा के मौके पर, उसमें जहाँ पर पेट वगैरह लगी हुई है वहाँ पर कुछ लोग परेशानी महसूस कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं यहाँ पर भी हुकूमत उत्तर प्रदेश सॉफ्ट कॉर्नर इख्तियार करे जैसा कि उसने कांवड़ यात्रा वगैरह में इख्तियार किया है। इससे हमारी गंगा जमुना तहजीब को भी मज़ीद क़ुव्वत मिलेगी और मज़ीद हम लोगों को जो परेशानी हो रही है वो नहीं होगी। दूसरा मुतालबा हुकूमत से ये भी है कि जो ईद की नमाज़ होगी, हम ये कहना चाहते हैं हुकूमत से कि ईद की नमाज़ के अंदर मस्जिद की कैपेसिटी के हिसाब से सोशल डिस्टेंसिंग के साथ जितने लोग आ जाएं उतने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को परमिशन जाने की दी जाए ताकि सोशल डिस्टेंसिंग बाकी रहे और लोग भी ज़्यादा पहुंच जाएं। वहाँ भी थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर रखा जाए। गाजियाबाद बीजेपी ऑफिस में अहम मीटिंग में अचानक पार्टी के दो ओहदेदारान आपस में उलझ पड़े। हालांकि इस वर्चुअल मीटिंग में पार्टी के तमाम अहम लीडर भी जुड़े हुए थे कि अचानक ऑफिस में ही मौजूद प्रशांत चौधरी और पवन गोयल में हाथापाई हो गई। हालांकि प्रशांत चौधरी पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। जो वैश्य समाज के नेता हैं पवन गोयल जी और पूर्व पार्षद भी रहे हैं, उन पर अभी मुझे जानकारी मिली कि बीजेपी की कार्य समिति की बैठक चल रही थी। उस कार्य समिति की बैठक में वैश्य समाज के लोगों को गाली दी गई प्रशांत चौधरी के द्वारा। जब पवन गोयल जी ने उसका विरोध किया तो पवन गोयल जी के पर हमला किया, उनको उनकी छाती पर मुक्के मारे और इस जानलेवा हमले का हम विरोध करते हैं। लगता है कि सर पार्टी की, क्योंकि पार्टी ने उनको दिया नहीं है तो पार्टी से परेशान है वो, इसी उसमें उन्होंने गुस्से में आके आज पवन गोयल जी पे कार्यालय पे हाथापाई करी, हमला करने की जो है कोशिश करी। अब कारण क्या है पता नहीं, तो मेरा अपना मानना है कि सर वो हमारी पार्टी के काम से परेशान है और चाहते हैं कि हम पार्टी छोड़ के दोबारा से इसी किसी विषय में छोड़ के दोबारा बचपन में चला जाऊँ, ऐसा मुझे लगता है। एएमयू यूनियन स्कूल ओल्ड बॉयज एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम आज अलीगढ़ में बाद नमाज जुमा शहनशाह जज्बात दिलीप कुमार के सानिह इर्तिहाल पर एक सबील और मुस्तहकीन को खाना खिलाने का प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। एसोसिएशन के जिम्मेदारान का कहना था कि दिलीप साहब को आज हम खिराज अकीदत पेश कर रहे हैं ताकि उनकी रूह को सुकून मिल सके। उन्होंने कहा कि दिलीप साहब अपने आप में एक इदारा थे, आज उनके चले जाने से हम उनके मद्दा खुद को बेसहारा महसूस कर रहे हैं। जुमे की वजह से एक उनके खराज अक़ीदत पेश करने के लिए, एक उनकी रूह को सुकून पहुंचाने के लिए, आत्मा की शांति के लिए गुरबाओं को, मिस्किनों को और ये राहगीरों को हमने एक शरबत का, ठंडे पानी का, कुछ खाने का इंतजाम रखा और ये है कि उनकी रूह को सुकून पहुंचे और अलीगढ़ की एक आवाज़ जाए कि दिलीप साहब के भी अलीगढ़ में चाहने वाले मौजूद हैं। दरअसल बात यह है कि हमने उनसे बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ पाया है और हम लोगों के बीच से जो उनका जाना एक तरह से बहुत कमी महसूस, ऐसा महसूस होता है कि जैसे हमारे अंदर कोई सरपरस्त था वो हमारे सर से हाथ हट गया। जो साहब की एक फिल्म थी मशाल, जो मुझे बेहद पसंद थी। उसका फिल्म का मकसद ये था
जो बिगड़े हुए यूथ था उसको एक मशाल के इल्म के मशाल के नीचे लाकर एक सही रास्ता दिखाना और एक सुधार करना। जबरदस्त एक्टिंग थी उनकी, लाजवाब फिल्म थी। टोक्यो में होने वाले ओलंपिक 2021 खेलों में हिंदुस्तान के खिलाड़ी परचम लहराएं, इसके लिए आज अलीगढ़ में फौज से जुड़े अफराद और मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोगों ने एक दुआया जलसे का इनेकाद किया। दुआया जलसे का इनेकाद अलीगढ़ के सभी खेलों से जुड़े एसोसिएशन के जिम्मेदारान की जानिब से किया गया था। प्रोग्राम के कन्वीनर मजहर कमर ने बताया कि हम सभी की यह ख्वाहिश है कि हमारे मुल्क के खिलाड़ी ओलंपिक में मुल्क का परचम लहराएं। इस मौके पर आर्मी के ऑफिसर RK सांगवान ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। आर्मी के जो भारतीय सेना के सैनिक और खिलाड़ियों के द्वारा ये एक प्रार्थना सभा, संयुक्त प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया है, जिसमें अलीगढ़ के अलग अलग खेल संघों के लोग और खासकर जो सैनिक हैं वो लोग और पूर्व सैनिकों की बड़ी तादाद यहाँ आई है और सभी ने ओलंपिक में हमारा देश परचम बुलंद करे, उसके लिए सबने ईश्वर से, भगवान से अपने अपने धर्म के अनुसार प्रार्थना की। मैं बताना चाहता हूँ कि ये आज का जो प्रोग्राम किया गया है, ये सैनिक जो हमारे स्पोर्ट्स पर्सन हैं, एथलीट्स हैं, जो हमारे देश को रिप्रेजेंट करने के लिए टोक्यो ओलंपिक 2020 में जा रहे हैं, तो उनका हौसला अफजाई करने के लिए, ताकि वो हमारे देश के लिए पदक जीत कर आएँ और विजयी होकर वापस लौटें और हमारे देश का नाम ऊंचा करें, हमारे तिरंगे को ऊंचा उठाएं। टोक्यो ओलंपिक 2021 उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों के लिए खास होने वाला है। पहली मर्तबा यूपी से 10 खिलाड़ी ओलंपिक खेलों में मेडल की दावेदारी पेश करने जा रहे हैं। इनमें भी सबसे ज्यादा 5 खिलाड़ियों का ताल्लुक मेरठ से है। मेरठ से होने की वजह से इन खिलाड़ियों के घर, गांव और कस्बे के अलावा मगरबी यूपी के लोगों में मेडल के लिए खुशी और उम्मीद की एक लहर है। देखिए ये रिपोर्ट। टोक्यो ओलंपिक में हिस्सा लेने जा रहे यूपी के 10 खिलाड़ियों में से 5 अकेले मेरठ से हैं। 10 मीटर एयर पिस्टल में जहां वर्ल्ड चैंपियन सौरभ चौधरी मेडल के लिए दावेदारी पेश करेंगे, वहीं जुवलिन थ्रो में अनु रानी, पैदल दौड़ में प्रियंका गोस्वामी, डिस्कस थ्रो में सीमा अंतल और हॉकी में वंदना कटारिया मेडल की दावेदारी पेश करेंगे। और जाहिर सी बात है कि इससे इन खिलाड़ियों के घर, कुनबे और गांव में खुशी की लहर है। कहना क्या, उसकी मेहनत है और अब सब लोगों का आशीर्वाद है, गांव वालों का और बाहर का भी सबका आशीर्वाद है कि एक लड़की होके वो इतना हौसला रखती है अपने गांव का, अपने घर का, बल्कि अपने देश का नाम रोशन कर रही है। इस चीज से मैं बहुत ही अच्छी उनसे अपेक्षा करती हूँ और वो अभी ओलंपिक जा रही है तो मैं उनकी हिम्मत बढ़ाना चाहूँगी और उन्हें अच्छी शुभकामना देना चाहूँगी। जितने भी ओलंपिक खिलाड़ी खेलने जा रहे हैं, ये मेरठ एक ऐसा जिला है जहां से एथलेटिक्स में 3 खिलाड़ी और अदर स्पोर्ट्स में भी 3 खिलाड़ी जा रहे हैं और ये बहुत बड़ी उपलब्धि मेरठ के लिए है कि इतने सारे खिलाड़ी एक बार में ओलंपिक खेलने के लिए जा रहे हैं। मेरठ जिला एथलेटिक्स संघ के जिम्मेदारान के मुताबिक मगरबी यूपी में खिलाड़ियों की नर्सरी से निकलने वाले आलमी सतह के खिलाड़ियों को देखते हुए ही मेरठ में खेल यूनिवर्सिटी कायम करने का यूपी हुकूमत ने अहम फैसला लिया है। लेकिन खेल यूनिवर्सिटी के साथ ही बुनियादी सतह पर भी सहूलियात को मजीद बेहतर बनाने की बेहद जरूरत है। वर्तमान समय में यदि हमारे पास अच्छी सुविधाएं नहीं होंगी, अच्छा हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा, तो निश्चित तौर पर खिलाड़ी कोई परफॉर्मेंस बहुत अच्छी नहीं दे पाएगा। इसीलिए खिलाड़ी जब यहाँ से निकलकर, मेरठ से निकलकर, मेरठ की धरती से निकलकर जब वो राष्ट्रीय टीमों में जाता है और नेशनल कैंप्स अटेंड करता है तो उसकी परफॉर्मेंस और बढ़ती है। अभी हमारे पास जिन सुविधाओं की बात हम करें तो वो हमारे पास बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, एडवांस इंफ्रास्ट्रक्चर की हमें ज़रूरत है। तो कैलाश प्रकाश स्पोर्ट्स स्टेडियम हमारा वो छोटे बच्चों की नर्सरी का एक बहुत बड़ा सेंटर रहा है शुरू से ही। खेल विश्वविद्यालय बनेगा तो हमारे पास एडवांस फैसिलिटीज़ आएंगी, परंतु वो हमारे जो ग्रास रूट लेवल के जो खिलाड़ी हैं उनको वो सुविधा एकदम से नहीं मिल पाएगी। उसके लिए तो हमें अपने कैलाश प्रकाश स्पोर्ट्स स्टेडियम जैसे अन्य स्टेडियमों को तैयार करने की आवश्यकता है। शहर के 4 कोनों में अगर हमारे पास में इस छोटे छोटे स्टेडियम हों जहां पर ग्रास रूट लेवल पर हम खिलाड़ी को तैयार कर सकें तो वो बहुत ज़्यादा उसकी ज़रूरत है। मगरबी यूपी और खासतौर पर मेरठ के खिलाड़ियों में जज्बा, हिम्मत, हौसला सब कुछ मौजूद है। बस जरूरत है तो बुनियादी ढांचे को
मजबूत करके इन्हें मजीद बेहतर सहूलियात मुहैया करवाने की। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए मेरठ से तंजीर अंसार की रिपोर्ट। चलिए यहां पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।